सुहाग रात का कमरा सजा हुआ होता है। सफेद मखमली गद्दों पर गुलाब की लाल लाल पंखुड़ियां पूरे कमरे को महका रही होती है। आधी रात के समय में उस घर का पूरा परिवार खुशियों की नींद ले रहा होता है। ऐसे में आधी रात के समय दूल्हा अपनी सुहाग के सेज पर जाता है और अपने बेड पर जैसे ही बैठता है और दुल्हन के घूंघट को उठाता है तो दुल्हन एक झटके में उठती है और गुस्सा होकर के आग बबूला हो जाती है और हंसने लगती है। हंसते हंसते वो उस गद्दे को फेंकने लगती है और जो माली के द्वारा उस बिस्तर को सजाया गया था फूलों की गजरा को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगती है। सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे को शमशान बना देती है। देखते ही रहता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और न जाने क्या क्या सोचता है। एक ही झटके में दूल्हे का तो एक ही झटके में उसके पूरे जीवन की नैया तार तार हो जाती है। वो सोचता है कि ऐसे क्या हो गया, मेरा जीवन एकदम से बेकार हो गया। दुल्हन और जोर जोर से हंसने लगती है। ठहाका इतने जोरों से लगा रही होती है कि दुल्हन का आवाज भी दूर तक सुनाई पड़ने लगता है। ऐसे में अपने कपड़े को उतार कर फेंकने लगती है तो दूल्हा पकड़ लेता है और आधे कपड़े को उतार कर फेंक चुकी होती है। एक झटके में दरवाजा खोलती है और बाहर आ जाती है। शोर मचाकर चिल्लाने लगती है कि देखो देखो गांव वालों, अरे मोहल्ले वालों, नींद से जागो। देखो मेरी इज्जत लूटने के लिए आधी रात को कोई मर्द हमारे कमरे में आया था। मोहल्ले वाले दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। उसके बाद कुछ औरतें कहती हैं कि इस बेचारे को तो फंसा दिया गया है, इसकी शादी एक पागल लड़की से कर दिया गया है। इंसान का अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियां ये होती है कि जब उसका विवाह होता है उसी दिन से उसके जीवन का शुरुआत होता है। उसकी नई नई खुशियां होती है, अनेकों प्रकार की खुशियां होती है। जीवन के बारे में क्या क्या सोचता होगा, क्या क्या अरमान लेकर के वो बारात में जाता है और क्या क्या अरमान लेके आता है, पूरी जीवन को कैसे जीने का है, ये सब बातें सुहाग रात में करने का। तो मेरे दोस्त आइए इस घटना को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते हैं। क्यों दुल्हन फेंकने लगी थी पूरे सामान को, क्यों दुल्हन ठहाके मार के हंसने लगी थी, क्यों दुल्हन पूरे कमरे को शमशान बना देती है। तो मेरे दोस्त आइए कहानी की दिशा की ओर चलते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी बिहार के बेगूसराय जिले की एक छोटे से गांव की है। उसी कस्बे में बने एक कॉलेज में एक मोहन नाम का लड़का पढ़ता है, जो कि वो छोटी कास्ट का था, यानी कि हरिजन कास्ट का लड़का था। और उसी कॉलेज में एक मोहिनी नामक लड़की पढ़ती थी। दोनों की पढ़ाई इतनी तेज थी कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। दोनों का सपना था कि दोनों लोग पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी सी नौकरी पा करके हम दोनों शादी करके अपना जीवन। ऐसे में दोनों साथ साथ नौकरी पा जाते हैं। मोहन एक इंस्पेक्टर का नौकरी पा जाता है और मोहिनी एक थानेदारनी हो जाती है। ऐसे में मोहन एक थाने का मालिक हो जाता है, यानी कि वो इंस्पेक्टर हो जाता है, और मोहिनी भी एक थानेदारनी बन जाती है, जो एक थाने की पूरी मालिक होती है। दोनों का सपना धीरे धीरे पूरा होने लगता है। उसके बाद में अब ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, उसके बाद अपना जीवन बनाएंगे, उसके बाद में अपना एक नया घर बसाएंगे। मोहिनी अपने घर पर मोहन का चर्चा अक्सर करती रहती थी। मोहिनी के घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे। मोहिनी कहती है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, माँ मेरी शादी मोहन से करा दो और हम जीवन भर खुश रहेंगे। उसके बाद मोहिनी के माता पिता मोहन के घर पर जाते हैं और बातचीत करने के लिए और बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मोहिनी के पिताजी मोहन से पूछताछ करते हैं, मोहन के माँ बाप से बातचीत करते हैं। ऐसे में मोहिनी के पिताजी मोहन का कास्ट पूछ लेते हैं तो मोहन कहता है कि मैं हरिजन कास्ट का लड़का हूँ। मैंने और मोहिनी साथ साथ कस्में खाई हैं कि नौकरी पाने के बाद हम दोनों अपना विवाह करेंगे। मोहिनी के पिताजी हरिजन की बात सुन करके उनके दिलों को एक जोर से झटका लगता है, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो कहते हैं हमारी उच्च कास्ट की जाति है और हरिजन कास्ट के लड़के से मैं शादी हरगिज नहीं अपनी मोहिनी का करूंगा। पिताजी वहां से उठकर चले जाते हैं और मोहिनी को डांटने लगते हैं कि तुम्हें एक हरिजन लड़का ही मिला था शादी करने के लिए। मैं तुम्हारी शादी करूंगा किसी अच्छे घराने में, और वो भी लड़का
कोई अच्छी खासी नौकरी करता होगा। लेकिन मोहिनी रोने लगती है और मोहिनी की माँ मोहिनी को समझाती रहती है कि बेटा ये तो हमारी नाक ही कट जाएगी अगर हरिजन कास्ट के लड़के से तुम शादी करोगी तो। मेरे दोस्त उसके बाद मोहिनी को समझा बुझा करके किसी तरह से उसको समझाते हैं, लेकिन मोहिनी चिंतित हो जाती है। उसके बाद में मोहिनी के पिताजी एक नया रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन मोहिनी मोहन को फोन करके बताती है कि हमारा रिश्ता हमारे पिताजी को मंजूर नहीं है। लेकिन मोहन कहता है कि मोहिनी अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर और जी नहीं पाऊंगा। मोहिनी भी बेचारी क्या करती, लेकिन बात इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि मोहिनी कहती है कि मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। उसके बाद उसकी माँ मोहिनी को समझाने लगती है तो मोहिनी सिर्फ चिंता में डूबी रहती है और उसे कुछ सूझता नहीं है। ऐसे में आनन फानन में ही मोहिनी के पिताजी और एक लड़का तलाश करते हैं मोहिनी की शादी के लिए। शादी तय हो जाती है और मोहिनी कहती है कि मोहन हमारी शादी तय हो गई है और तुम्हारी इस जाति से हमारे पिताजी विवाह नहीं करना चाहते हैं। मोहन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर हमारी शादी से नहीं खुश है तो जैसे तुम्हारे घर वालों की मर्जी और जैसे तुम्हारी मर्जी। मोहिनी कहती है कि चलिए हम दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। लेकिन मोहन कहता है कि नहीं, हम अपनी इज्जत को नहीं डुबोना चाहते हैं, हम सबके मान सम्मान से शादी करना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी दूर नहीं, बारात को ही 4 दिन रह गए थे और मोहिनी का हल्दी रस्म हो रहा था। मोहिनी हर वक्त 24 घंटे में कोई ऐसा मिनट नहीं होगा जो चिंता में न डूबी हुई हो। मोहिनी के दरवाजे जब बारात आती है तो बारात इतने जोर शोर से आती है और पूरी खुशियों का माहौल छाया रहता है और ऐसे में गाजे बाजे के साथ बारात पूरा घर सजावट से एकदम जगमग जगमग करता रहता है। और ऐसे में मोहिनी के पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब के लड़के से विवाह करते हैं। अपनी बिरादरी का लड़का तलाश करते हैं और वो लड़का भी एक हाई कोर्ट में वकील होता है। द्वारचार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ऐसे में पूरी रात बीत जाती है। सुबह जब सिंदूर का समय होता है, जब 7 फेरे लिया जाता है, उसी समय जब मोहिनी 7 फेरे ले रही होती है तो उधर मोहन अपने कमरे में लेटा रहता है। वो मोहिनी के बारे में सोचता है कि आज मोहिनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में मेरे दोस्त मोहन को कुछ सूझता नहीं है, जबकि मोहन एक थानेदार था, जबकि मोहन एक इंस्पेक्टर था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उस दिन मोहन के जीवन की सारी खुशियां टूटकर बिखर चुकी थी और वो सोचता है कि अब मेरा जीवन बेकार है, अब मेरा जीना बेकार है। पास के अलमारी में पड़ी रस्सी उठाता है और छत में लगे चूल्हे में रस्सी फंसाता है और फांसी लगा करके लटक जाता है। ऐसे में पूरे गांव में शोर हो जाता है कि मोहन जो इंस्पेक्टर बन गया था आज वो फांसी लगाकर झूल गया है। उसी समय मोहिनी 7 फेरे लेती रहती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जब उसे पता चलता है कि मोहन फांसी लगाकर मर गया है, मोहिनी तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है और उसे जैसे तैसे उठाते हैं, पानी का छिट्टा मार करके जब होश में लाते हैं तो किसी तरह से विवाह को संपन्न किया गया और मोहिनी को विदा किया गया। मोहिनी जब अपनी ससुराल में आती है सदमे में खोई रहती है, उसे कुछ सूझता नहीं है। जैसे तैसे करके ससुराल तो आ जाती है, सुहाग की सेज पर बैठी होती है और रात के समय में जब दूल्हा आता है उसके कमरे में घूंघट उठाने के लिए, उसी समय मोहिनी पागल सी हो जाती है और एकदम पागल ही हो जाती है। हंसने लगती है, ठहाका जोरों से लगाती है कि उसकी ठहाका की गूंज सारे गांव में होने लगती है। अपने कपड़ों को उतार कर फेंकने लगती है और वो पागल हो जाती है, कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद शोर मचाकर कहती है कि देखो गांव वालों, एक मर्द हमारे कमरे में आया था हमारी इज्जत को लूटने के लिए। पूरा गांव कहता है कि इस लड़के को फंसा दिया गया है और इसकी शादी एक पागल लड़की से करा दी गई है। मेरे दोस्त उसके बाद से ही मोहिनी एकदम पागल सी हो जाती है, उसका दिमागी संतुलन एकदम बिगड़ जाता है और वो पागल होकर घूमने लगती है। ऐसे में मोहिनी के पिताजी उसे गाड़ी में बैठा कर पकड़ करके अपने जब घर पे लेके जाते हैं तो इधर ये रिश्ता टूट जाता है और ये लड़का जो शादी करके ले गया होता है, इनके घर वाले इस रिश्ते को तोड़ देते हैं और मोहिनी के पिताजी भी काफ़ी चिंता में डूबे रहते हैं। मोहिनी का इलाज करा करा के थक जाते हैं और मोहिनी सदा के लिए पागल हो जाती है। ऐसे में मोहिनी भी अपनी मृत्यु को त्याग देती है।